हेलो गाइस, वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11th के एक चैप्टर की जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में और सेल साइकिल के बारे में। हम सबको पता है हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस वे में ग्रो करती रहती हैं। क्यों? ताकि ओल्ड और डैमेज सेल्स क्या हों, रिप्लेस हों। हमें ये भी पता है कि जाइगोट एक सिंगल सेल जिससे हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, ये जाइगोट डिवाइड कर 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 क्या बनाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो एक्चुअल में सेल डिवीजन में होता क्या है? देखो, सेल डिवीजन यानी एक सेल का दो सेल्स पे बनना। ये होने से पहले सेल को क्या करनी पड़ेगी, कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह वो डुप्लीकेट करना पड़ेगा, है ना। डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अब हर एक सेल कितना डिवाइड करेगी ये भी डिसाइडेड है। जैसे कि आपने दो टाइप की सेल्स पढ़ रखी हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और परमानेंट सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसी सेल्स जो लाइफ टाइम ग्रो कर रही हैं, है ना, लाइफ टाइम डिवाइड कर रही हैं। और परमानेंट सेल्स कौन सी हैं? जो डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, मतलब जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन आ चुका है ना, जो डिवाइड नहीं कर रही है। तो जब हम सेल साइकिल की बात करेंगे, साइकिल मतलब जो रिपीटेटिव वे में चल रही है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके दौरान सेल डुप्लीकेट कर रहा है अपने जीनोम को, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को। उसके अलावा क्या हो रहा है कि सेल के अंदर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, और इवेंचुअली सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। इस टाइम पे सेल ग्रोथ भी होगी, यानी साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन भी होगी। डिफरेंस क्या है सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन में? सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज तो पूरी सेल डिवीजन के दौरान चलेगी, यानी पूरे प्रोसेस में चलेगी, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक स्टेज पर ही होगा। इससे पहले कि हम सेल साइकिल की शुरुआत करें, एक ओवरव्यू लेंगे और फिर आज के लेक्चर में ब्रीफली पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में, और अगले लेक्चर में ब्रीफली पढ़ेंगे एम फेस के बारे में। देखो, जब हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये एक डायग्रामेटिक व्यू है सेल साइकिल का। इसमें दो फेजेज हैं। एक क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? प्रिपरेटरी फेज, यानी जो 95% ऑफ टाइम चल रहा है। और दूसरा क्या है? एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज। ये बात है कि आप सारा साल तैयारी कर रहे हो और लास्ट में जाकर मार्च में अपने फाइनल एग्जाम्स दे रहे हो, है ना। तो मतलब 95% ऑफ टाइम्स तो आप क्या कर रहे हो, फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और 5% ऑफ टाइम में आप एक्चुअली एग्जाम दे रहे हो। यानी सेल साइकिल के दो फेज, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस को पहले रेस्टिंग फेज माना जाता था कि इस टाइम पे सेल कुछ भी नहीं कर रहा, पर एक्चुअल में ये क्या है? प्रिपरेटरी फेज है। मतलब इस टाइम पे सेल तैयारी कर रहा है डिवाइड करने की। और एम फेज वो है जब सेल एक्चुअल में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना रहा है, ठीक है। अब ये इंटरफेस जो 90% ऑफ टाइम चल रहा है, इसके भी 3 फेजेस हैं, G1, S और G2। आज के लेक्चर में हम इन फेजेस को ब्रीफली पढ़ेंगे। इस इंटरफेस के बाद दूसरा फेज आता है एम फेज, और एम फेज दो फेजेस में डिवाइड है। एक कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर की डिवीजन, और दूसरा क्या है? साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ याद रखने की बात ये है, अभी थोड़ा सा टफ लगेगा पर बाद में इजी लगने लगेगा। सुनो इसे ध्यान से। याद रखने की बात यहाँ ये है कि कैरियोकाइनेसिस भी, यानी न्यूक्लियर की डिवीजन भी 4 स्टेप्स में होती है, यानी 4 फेजेस में होती है। वो क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों फेज के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगी। ये था सेल साइकिल के बारे में एक ब्रीफ तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा ओवरव्यू, है ना। लेकिन अब हम बात करेंगे डिटेल में, पहले इंटरफेस के बारे में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एम फेज के बारे में। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन से तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसके दौरान क्या होगा, सेल अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेगा, है ना, सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और इवेंचुअली सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। देखो, ये जो ड्यूरेशन है ना सेल साइकिल की, ये वेरी करेगी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे इफ़ आप एक यूकैरियोटिक सेल की बात करते हो, तो यूकैरियोटिक सेल लगभग 24 आवर्स में डिवाइड कर लेता है ना, जिसमें से अगेन 95% ऑफ टाइम तो प्रिपरेशन चल रही है, यानी कि इंटरफेस चल रहा है, और 5% एक्चुअल वो टाइम है जहाँ पर एम फेज होगा, यानी कि माइटोटिक फेज होगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप एक यीस्ट की बात करते हो, तो यीस्ट में सेल डिवीजन पूरी की पूरी 90 मिनट्स में हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो,
ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है सेल साइकिल का, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टार्ट करेंगे हम, ब्रीफली बात करेंगे इंटरफेस के बारे में। ये सेल साइकिल, ये इंटरफेस के 3 फेजेस और उसके बाद एम फेज। इंटरफेस में देखो 3 फेजेस हैं, है ना। वो 3 फेजेस क्या हैं? पहला है हमारे पास G1 फेज यानी कि गैप फेज, उसके बाद S फेज यानी कि सिंथेसाइज फेज, और लास्ट हमारे पास क्या है? G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। एक एक कर बात करेंगे कि इन सभी फेजेस में हो क्या रहा है। एक्चुअल में एक बार समझने के बाद आपको याद तो करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स आपको एक तरह से क्रैम करने पड़ेंगे, तो एक बार इसको ध्यान से सुनो। गैप 1 फेज क्या है? देखो, ये एम फेज माइटोसिस और एस फेज यानी जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। तो गैप 1 फेज क्या है? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज है। इस टाइम पे सेल क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं वो चल रही हैं। सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, सेल ग्रो कर रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है, पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। ये था हमारे पास गैप 1 के बारे में, जिस टाइम पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है ना। सेल ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ। G1 फेज के बाद हमारे पास आता है सिंथेसिस फेज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एस फेज। एस फेज क्या है? वो फेज जहाँ पर एक्चुअली में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, यानी डीएनए की क्या बन रही है? कॉपी बन रही है ना। तो मान लो अगर G1 फेज में आपके पास, मतलब आपके पास नहीं, सेल के पास 2C डीएनए, 2C मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए 2C है, तो एस फेज जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, इस फेज के बाद डीएनए का कंटेंट कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा, यानी डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, लेकिन जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो सेम रहेंगे। यानी कि अगर एक क्रोमोसोम G1 फेज में कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो एस फेज के बाद ये क्रोमोसोम इस तरह से दिखेगा। अब ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, फ़र्क क्या है? डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है ना। और इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के पीछे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, वो भी आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एस फेज से पहले अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो एस फेज के बाद भी उस सेल में 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? देखो, हमने इंटरफेज में G1 गैप 1 फेज की बात की, एस फेज यानी डीएनए रेप्लिकेशन की बात की। अब हम बात करेंगे G2 फेज। देखो, G2 फेज के बाद क्या होना है? एम फेज आना, माइटोसिस होना। तो माइटोसिस के लिए जो भी प्रोटीन्स वगैरह की मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, वो G2 फेज में क्या होंगे? सिंथेसाइज होंगे, यानी कि बनेंगे। और सेल ग्रोथ भी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी, यानी साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेस की 3 स्टेजेस। इसके अलावा एक और स्टेज यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिस स्टेज का नाम क्या है? जिस स्टेज का नाम है G0 फेज। देखो, होता क्या है, कुछ सेल्स G1 फेज के बाद एस फेज में नहीं जाती हैं, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, बल्कि वो एक क्विसेंट यानी कि रेस्टिंग यानी कि इनएक्टिव स्टेट पे चल जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं G0 फेज। अब इस टाइम पे सेल्स तो क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, यानी अंदर सारा प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगी, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर कभी बॉडी को ऐसी नीड है कि अब ये सेल रेप्लिकेट करें, तो ये दोबारा से एस फेज में एंटर कर सकती हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कहीं पर भी चोट वगैरह लग जाती है, तो थोड़े दिनों बाद वहाँ स्किन के नए सेल्स आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे सेल्स जो ओकेजनली डिवाइड करेंगे सिर्फ ओल्ड और इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, वो G0 फेज में होंगे। हर्ट सेल्स भी इसका एक एग्जाम्पल है ना। तो हम बात कर रहे थे सेल साइकिल की। सेल साइकिल में हमने इंटरफेस के बारे में G1, S, G2 और G0 फेज के बारे में इन डिटेल बात कर ली। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे एम फेज के बारे में इन डिटेल। मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस लेक्चर को, इस टॉपिक को मैं बिल्कुल कम टाइम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ब्रीफली बता सकूं, ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।